नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है और आज हमारे साथ हैं सीए मोहित पुनेतर। मोहित जी दिल्ली में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और फाउंडर हैं ये टैक्स गपशप के। तो इनकी काफी सारी वीडियोस हैं टैक्स क्लैरिफिकेशंस को लेके, नए लेटेस्ट टॉपिक्स, डेवलपमेंट्स और अमेंडमेंट जो भी आते रहते हैं उस पर क्लैरिफिकेशन मोहित जी देते रहते हैं जनरली अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके हम बात करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है कि जैसे अभी की फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज हुआ है, तो हम क्या क्या टेक केयर करें जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या हम चीजों का ध्यान रख सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है जो मोहित जी अभी हमारे साथ शेयर करेंगे। मोहित जी, आपका स्वागत है और अब आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपको थैंक यू अपने चैनल में इनवाइट करने के लिए। आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरे साल का कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो पूरे साल का जो डाटा है हमें एक्यूमुलेट करके उसी साल में जो है रिकंसिलेशन के तहत हमें जो है उसको क्रब करके क्लोज करना होता है। वैसे तो एज पर जीएसटी प्रोविजन हम उसको नेक्स्ट ईयर सितंबर मंथ तक जो है उसका हम क्रेडिट अगर रह गया हो तो आगे ले सकते हैं, कोई सप्लाई अगर हमारी मिस आउट हो गई हो तो आगे ले सकते हैं। लेकिन बेटर है कि अगर हम उसी साल का कंप्लायंस उसी साल में ही क्लोज करें तो हमें कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। हमारी जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C जो हमारी जाती है एनुअल रिटर्न, उसमें हमें बहुत ज्यादा उसमें उसकी हेल्प मिलेगी। तो इसलिए हमें ये सारे पॉइंट समझना जरूरी है। वन बाय वन हम इस पॉइंट को टेक केयर करेंगे, राइट। और ये जो पॉइंट्स हैं ये ना सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए हैं, साथ ही हम उस ये भी ध्यान में रखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो हमारा शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2022 से, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 उसके लिए हमें कौन कौन से पॉइंट जो है ध्यान में रखने हैं और कौन कौन से टास्क जो है कवर करने हैं स्टार्टिंग से ही, ताकि कोई भी इशू ना आए। आज की इस वीडियो में जस्ट हम हाईलाइट लेंगे। अगर इसी में किसी को भी डिटेल्स इसके रिगार्डिंग डिटेल समरी अगर समझनी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे आप क्वेरी डाल सकते हैं, तो फर्दर हम उसके ऊपर जो है डिटेल वीडियो बना देंगे। लेकिन यहाँ पे हम जो है ड्यू टू कंस्टेंट ऑफ टाइम हम एक बार कोशिश कर रहे हैं सारे पॉइंट्स को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सम अप करने की, राइट। तो हम शुरू करते हैं वन बाय वन, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों का हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है LUT से रिलेटेड है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। जैसे हमें पता है, हाँ, एक्सपोर्ट के केस में हमारे लिए जरूरी होता है कि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से बाहर अपने गुड्स सेंड कर रहे हैं या हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमें अगर हम विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करना चाहें तो हमें गवर्नमेंट अलाउ करती है। लेकिन उसके लिए हम हमारे से एक अंडरटेकिंग साइन करा लेती है, तो वो अंडरटेकिंग पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है। तो हमें फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो कि शुरू हुआ है हमारा 1 अप्रैल 2022 से, उसके लिए हमें जो अंडरटेकिंग है वो पहले से ही लेके रखनी होंगी। तो ये जो मार्च से ही हमारी पोर्टल पे जो है अवेलेबल हो गई थी। जिन जिन ने अगर LUT अप्लाई कर दी है वेल एंड गुड। अगर किसी केस में किसी की रह गई है वो पहले ही जो है LUT अप्लाई कर दीजिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, ताकि कोई भी जब वो सप्लाई कर रहे हो, उनको एक्सपोर्ट करना हो, तो उनसे पहले ही उनकी जो है जो उनको कंप्लायंस करना है वो पहले से ही तैयार हो, राइट। पहला हमारा ये पॉइंट हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ऑल द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट्स के केस में चाहिए वो एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज, चाहे वो गुड्स दे रहे हैं या अपनी सर्विसेज जो बाहर सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई सप्लाई दे रहे हैं SEZ को, और वो चाहते हैं हम विदाउट पेमेंट ऑफ GST जो है उसको जो है सप्लाई करें, तो ऐसे केस में हमें गवर्नमेंट अलाउ करती है, लेकिन कंडीशन लगाती है कि आपको अंडरटेकिंग देनी होगी। तो उसके लिए जो है हमें फॉर्म RFD 11 के थ्रू जो है हमें अंडरटेकिंग देनी होती है LUT के थ्रू, राइट। सेकंड हमारा पॉइंट है जहां पे हमें हमारे पास दो स्कीम्स होती हैं GST के अंदर, एक को हम कहते हैं रेगुलर स्कीम, एक को कहते हैं कंपोजिशन स्कीम। सिर्फ दो ही स्कीम हमें गवर्नमेंट ने अलाउ करी है, एक रेगुलर एक कंपोजिशन। रेगुलर में हमें मैं जस्ट छोटा छोटा हाईलाइट करूंगा, डिटेल में इसको हम अलग से कभी लेंगे, राइट। तो रेगुलर में हमें रहता है कि हम सारा जो है इनपुट जो हमें इनपुट जो हमने इनवर्ड सप्लाई ली है उसका सारा ITC हम अवेल कर सकते हैं, और हमारी जो आउटवर्ड सर्विसेज है उसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे, राइट। सेल के ऊपर जो टैक्स है माइनस परचेज के में जो हमारा टैक्स है उसका हम जो भी क्रेडिट अलाउड होगा उसको हम लेस करेंगे और नेट हम पे कर देंगे। ये हमारा रेगुलर स्कीम में होता है, नॉर्मल, जो कि पहले वैट में भी चलता था, वही फिनोमिना हमारा GST में भी है, एक्साइज में भी सेम होता था। कंपोजिशन में छोटे टैक्स पेयर के लिए ये कंपोजिशन स्कीम लाई गई और उसमें कहा गया
कि 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर के केस में आपको रियायत देते हैं कि आप परचेज का आईटीसी भूल जाइए और जस्ट 1% या 2%, वहां पे अलग अलग रेट है स्पेसिफाइड, तो उतना परसेंटेज आप जस्ट पे कर दीजिए, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा और आपको एक नॉमिनल परसेंटेज पे करनी होगी, राइट। तो यहाँ पे जिसको भी रेगुलर, अगर मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर जो पिछला हमारा फाइनेंशियल ईयर था 21-22, उसमें किसी ने रेगुलर स्कीम ऑप्ट करी थी, लेकिन अब वो चाहता है कि वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ले जहां पे उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, उसको जस्ट नॉमिनल पे करना पड़ेगा, तो उसको फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो है कन्वर्ट करना होगा रेगुलर स्कीम टू कंपोजिशन स्कीम, जिसकी लिमिट तय गई है 1.5 करोड़ तक के केस में। और कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए जो है 75 लाख की लिमिट है, अदरवाइज बाकी स्टेट्स के लिए 1.5 सीआर की लिमिट है। 1.5 सीआर से कम के जो भी टैक्स पेयर है वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो है ऑप्ट करना होगा हमें पहले ही। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट आता है रिकंसिलेशन का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमने स्टार्टिंग में भी बात करी कि हम चाहें तो बेटर ये है कि हम उसी फाइनेंशियल ईयर की रिकंसिलेशन को उसी फाइनेंशियल ईयर में ही क्लोज कर दें, जो भी हमें इनपुट्स अलाउड होते हैं वो सब उसी ईयर में ही ले लें, राइट। जैसे अभी हमारी अब जीएसटीआर 3 भी जाएगी 20 अप्रैल 2022 उसकी लास्ट डेट है, तो उस केस के हमारे लिए बेटर है हम मार्च तक की पूरे फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिकंसिलेशन बनाएं और उसको मार्च की रिटर्न में ही उसका इंपैक्ट ले लें। उससे क्या बेनिफिट होगा अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में उसको भी देखेंगे, क्या हमें बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें पूरे साल की रिकंसिलेशन बनानी है, प्रिपेयर द ईयरली रिकंसिलेशन फाइनेंशियल ईयर 21-22। अकाउंटिंग, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक किया है और हमें जो हमने अपने जीएसटीआर 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है उसकी रिकंसिलेशन बना लेंगे कि सपोज हमारा बुक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है 1 लाख रुपए, हमने 3B में 90,000 क्लेम किया है, तो 10,000 जो हमारे को हम एक्सेस क्लेम कर सकते हैं वो हम मार्च में ही क्लेम कर लेंगे, राइट। इस तरीके की हमारी रिकंसिलेशन बन जाएगी। तो कहता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 अवेल्ड इन द सब्सिक्वेंट मंथ इन द जीएसटीआर 3B। हम वैसे एज पर प्रोविजन कब तक ले सकते, मोहित जी आपकी आवाज यहाँ तक हमें ठीक है अब आवाज हेलो, आ रही है। हाँ आवाज आ रही है, सॉरी, पहले बीच में आवाज बंद हो गई थी, आ रही है, ठीक है ओके। चलिए। तो हमें हम अलाउड हमें टाइम पीरियड कब तक है, सितंबर 2022 की रिटर्न तक का, मतलब 20 अक्टूबर 2022 तक हम क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन बेटर है कि हम मार्च की जो रिटर्न फाइल करेंगे 20 अप्रैल 2022 को, उससे पहले पहले ही हम अपनी रिकंसिलेशन तैयार कर लें और उसी में ही उसका क्रेडिट ले लें। तो ये यही यहाँ पे लिखा गया, हम तीनों की रिकंसिलेशन बना लेंगे। बुक्स, हमारे बुक्स में कितना क्रेडिट है वर्सेस जीएसटीआर 3B में हमने कितना अवेल कर चुके हैं विद जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 2B में शो कर जाता है हमें, तो वो हम तीनों की रिकंसिलेशन बना लेंगे और जो हमारा नेट आईटीसी लेना रह गया होगा हम मार्च की रिटर्न में ही उसको अवेल कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 4 कहता है इफ द ट्रांजेक्शन आर नॉट पॉपुलेटेड इन 2B। ये क्यों होगा, 2B से 2B में डाटा पॉपुलेट होता है जब हमने किसी से परचेस करी, तो वो अपनी सेल बुक करेगा, वो अपनी पोर्टल पे सेल बुक करेगा, तो हमारे पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करेगी उसकी सेल जीएसटीआर 2B के अंदर, वो अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेगा और हमारे को जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन इन केस अगर उसने फाइल नहीं करी टाइमली और हमारे 2B में नहीं आ रही, तो हमें क्या करना है, हमें उस सप्लायर से फॉलो अप लेना है, हमें उसको बोलना है कि आप अपनी टाइमली रिटर्न फाइल कर दीजिए ताकि हमारे पे डाटा ऑटो पॉपुलेट आ जाए और हम अपना आईटीसी अवेल कर पाए। तो ये हम एक्टिविटी भी हमें जो है पहले ही करके चलिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एलिजिबल आईटीसी का। इन एलिजिबल आईटीसी कौन सा होता है, कुछ ऐसे आईटीसी हैं जो गवर्नमेंट हमें रिस्ट्रिक्ट करती है, उन केसेस में हम आईटीसी नहीं ले सकते, जैसे मोटर व्हीकल हो गया, कोई पर्सनल यूज, अगर हमने कोई हम बिजनेस कर रहे हैं लेकिन हमने कोई पर्सनल यूसेज के लिए कोई चीज ली है उसका आईटीसी अलाउड नहीं होता, मोटर व्हीकल का काफी केसेस में नहीं होता। तो ऐसे केसेस में जो इन एलिजिबल आईटीसी है हमें उसकी भी कैलकुलेशन करनी है कि ऐसा कोई आईटीसी तो नहीं है जो हमने गलती से ले लिया हो। अगर हमने वो गलती से ले लिया तो हमें क्या करना है, उसको रिवर्स करना है, हमें गवर्नमेंट को वापस देना है, एक तरीके से कि हमने गलती से ले लिया था हम उसको वापस करेंगे, तो हमें वापस तो करना है लेकिन साथ में इंटरेस्ट भी हमें पे करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रेवेन्यू का लॉस हुआ। अगर हम उस टाइम पे आईटीसी नहीं लेते तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा मिलता,
लेकिन इस हमने आईटीसी गलती से ले लिया तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हुआ, इसलिए जब हम रिवर्स करेंगे तो इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो ये रिकंसिलिएशन बनानी भी जरूरी है, जहां पे हम इन एलिजिबल आईटीसी को भी रिकंसाइल कर लेंगे कि ऐसा कोई इन एलिजिबल आईटीसी तो नहीं था, हमने गलती से ले लिया जो कि हमें नहीं लेना था, उसको हम रिवर्स करेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, राइट। Further note that no interest and penalty leviable on the reversal of wrong availed credit but not utilized। लेकिन गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा ये लिटिगेशन मैटर में रहा था, काफी सारे हाई कोर्ट्स का डिसीजन हुआ था, लास्ट में फाइनलाइज किया गया कि अगर आईटीसी अवेल किया है लेकिन यूटिलाइज नहीं किया तो उस केस में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो उसी के तहत यहाँ पे पॉइंट डाला गया है कि आपने आईटीसी गलती से यूटिलाइज अवेल कर लिया था लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हुआ, जैसे जस्ट लाइक हमारी सेल ही नहीं हुई थी लेकिन हमने आईटीसी को ले लिया, अगर वो सेल ही नहीं हुई तो हमने जो है गवर्नमेंट को लॉस नहीं हुआ उस केस में। ऐसे कि अगर गवर्नमेंट को लॉस नहीं होता तो वहां उस केसेस में इंटरेस्ट लेवी नहीं होता, राइट। इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा होगा जिसको हमें डिटेल में कवर करना होगा तो हम सेपरेटली अलग से कर लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स पे जरूर इसके बारे में जहां पे भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए आप मेंशन कर दीजिए, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, जो भी व्यूअर्स इस टाइम देख रहे हैं वो प्लीज पेन और पेपर लेके जरूर आपके केस में जोन जोन से भी एप्लीकेबिलिटी है प्लीज उसको नोट डाउन जरूर कीजिए, ताकि फिर आप अपने क्लाइंट लिस्ट से फिल्टर कर लीजिएगा कि किन कौन कौन से क्लाइंट में कौन कौन सी एप्लीकेबिलिटी आती है, ताकि आपको काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो सके, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं सर, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर हमारा 6 कहता है जीएसटी में प्रोविजन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के तहत कि अगर हमने किसी से परचेज करी है और हमने उसको 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करी, हमने उससे परचेज करी, हमारे पास गुड्स भी आ गए और हमारे पास बिल भी आ गया, हम उसके लिए एलिजिबल हैं, हम उस पर क्रेडिट बुक कर लेंगे, राइट। लेकिन अगर हमने 180 दिन के अंदर उस वेंडर को पेमेंट नहीं करी तो एज पर जीएसटी लॉ हमने जो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होता है, सपोज हमने 10,000 की गुड्स ली थी, उस पर 18% जीएसटी लगा था, राइट। तो हमने उस पे जो 1800 रुपए का जीएसटी था वो हमने उसका क्रेडिट ले लिया, लेकिन हमने 11,800 की जो उसको पेमेंट करनी है टोटल वो हमने उस वेंडर को नहीं करी। तो एज पर जीएसटी प्रोविजन ये है कि अगर हमने 180 दिन के अंदर उस वेंडर को पेमेंट नहीं करी तो हमने जो आईटीसी बुक किया था 1800 रुपए का, हमें वो गवर्नमेंट को वापस करना होगा, हमें वो रिवर्स करना होगा। तो उसकी भी रिकंसिलिएशन हम बनाएंगे कि ऐसा कोई केस तो नहीं है, ऐसा कोई वेंडर की पेमेंट तो नहीं रह गई जिसका हमने आईटीसी अवेल कर लिया लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं दी, और अगर ऐसा कोई केस है तो उसका अकॉर्डिंगली हम रिवर्सल कर देंगे। और उसके बाद प्रोविजन ये भी कहता है कि जब हम 180 दिन के बाद उस वेंडर को पेमेंट कर देंगे तब हम एलिजिबल हो जाएंगे उसका क्रेडिट लेने के लिए। तो हम उसके लिए भी उसकी भी रिकंसिलिएशन बना लेंगे। हमें क्या करना है, प्रिपेयर एंड रिव्यू दैट एनी पेमेंट टू सप्लायर इज नॉट पेंडिंग बियॉन्ड 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जब हमने सपोज जनवरी में लिया तो हमें वहां से 180 डेज के अंदर उसको पेमेंट करनी है, नहीं करी तो हमें आईटीसी रिवर्स करना है। ये कहाँ लिखा गया है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के तहत ये मेंशन किया गया है। अगला पॉइंट नंबर 7 कहता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। जीएसटी में प्रोविजन है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। नॉर्मली तो ये रहता है कि सप्लायर को जो है जीएसटी पे करना है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो है रेसिपिएंट को जो है जीएसटी पे करना होता है इंस्टेड ऑफ सप्लायर, तो उसको कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसमें सप्लायर की लायबिलिटी नहीं बनेगी, जो रेसिपिएंट है जिसने वो गुड्स परचेज करी है उसको ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो उसकी भी रिकंसिलिएशन बनाएंगे। ऐसे केसेस में जो है जीएसटीआर 2B के अंदर जो डाटा पॉपुलेट होता है उसको हम देखेंगे, उसका हमने आईटीसी कितना क्लेम किया है उसकी रिकंसिलिएशन भी बना लेंगे, राइट। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन ध्यान में रखने हैं ताकि ये मार्च में ही क्लोज हो जाएं। अगर मार्च में क्लोज नहीं कर पाए लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है इसको डेफर ना ही गिरे जितना बेटर है, इसको अप्रैल में कवर कर लीजिए, मई सितंबर तक ना पहुंचिए क्योंकि सितंबर लास्ट बिल्कुल डेट होती है और उससे बेटर है पहले ही जहाँ पे अपने अवेल करना है। और सबसे बढ़िया तो यही है कि वो मार्च में ही अवेल हो जाए। नेक्स्ट हमारा जो अभी तक हमने रिकंसिलिएशन की बात करी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करी। इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे परचेज के बारे में हमने बात करी कि कोई परचेज का क्रेडिट रह गया तो हम उसको जो है क्रेडिट ले लेंगे, हम आरसीएम का क्रेडिट ले लेंगे, हमने ये सारी बात करी। अब जो हम रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं वो अपनी सेल की रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं। जो हमने सेल करी थी उसकी भी रिकंसिलिएशन बनाएंगे कि हमने जितनी भी हमारी टर्नओवर है उसको देखेंगे, क्योंकि 2 रिटर्न फाइल करते हैं हम, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B, दोनों में टर्नओवर जो है जाती है।
राइट। हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं हमने किसी मंथ में जीएसटीआर 1 में जो है 1 लाख की सप्लाई दिखाई कि हमारी 1 लाख की सेल हुई है, और उसी मंथ में हमने जीएसटीआर 3B में गलती से 80,000 की दिखा दी। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे केस में हमने कम जो है गवर्नमेंट को टैक्स कम पे हुआ, 1 लाख की सप्लाई करी लेकिन हमने 80,000 दिखा दी, तो गवर्नमेंट को टैक्स कम पे हुआ। तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है, हमें गवर्नमेंट को जो है जो रिमेनिंग टैक्स है वो विद इंटरेस्ट जो है पे करना होता है। तो इसकी भी हम रिकंसिलेशन बना लेंगे जीएसटीआर 1 3B विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम अपनी बुक्स की देखेंगे, मान लेते हैं बुक्स में 1,20,000 है, हमने जीएसटीआर 1 में 1 लाख बुक किया है, 3B में 80,000 बुक किया है, तो उसकी रिकंसिलेशन बना के सारा का सारा इम्पैक्ट जो है हम उसका ले लेंगे मार्च की रिटर्न में, राइट। यहाँ पे लिखा गया है आल्सो चेक इट हैज बीन क्लासिफाइड अंडर द करेक्ट एचएसएन एसएससी कोड। जैसे हमें पता है टेबल नंबर 12 ऑफ जीएसटीआर 1 में भी हमें एचएसएन स्पेसिफाई करने होते हैं, तो हमें वहां से भी रिकंसिलेशन करनी है कि हमने करेक्ट एचएसएन जो है डाला है कि नहीं डाला, राइट। करेक्ट जीएसएन हैज बीन लेविड ऑन द सेम, और हम आउटवर्ड सप्लाई फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 शोन इन द पीरियड अप्रैल टू सितंबर। जैसे कि ऊपर भी हमने बात करी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हम कब तक ले सकते हैं, सितंबर के रिटर्न तक ले सकते हैं। तो वैसे ही सेम हम सप्लाई जो हमने सेल करी है उसका इम्पैक्ट भी हम सितंबर तक ले सकते हैं। लेकिन और अगर हमने बेटर है कि मार्च में ले लिया, तो उससे बेटर क्या होगा, जीएसटीआर 9 और 9C जो जाएगी, जो कि हमें बात करती है मेनली कि हमने फाइनेंशियल ईयर 21-22 का इम्पैक्ट 22-23 में ले लिया, उसकी रिकंसिलेशन जो बनती है वो काफी इजी बन जाएगी, क्योंकि हमारे लिए क्या हो जाएगा, 21-22 का डाटा सारा का सारा हम 21-22 में ही डाल देंगे, तो हमारी रिकंसिलेशन बहुत ही बढ़िया बन जाएगी और जीएसटीआर 9 हमारी प्रॉपरली फाइल हो जाएगी, राइट। तो इसमें यही बात करी गई है टर्नओवर के रिगार्डिंग कि कोई भी टर्नओवर रह गई है तो उसको भी हम रिकंसाइल कर लेंगे जीएसटीआर 1 3B और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हम जो ऊपर रिकंसिलेशन बना रहे हैं टर्नओवर वाली, जिसमें हमने जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B को रिकंसाइल किया, उसमें अगर हमने कोई शॉर्ट पेमेंट करी है, जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया कि हमने जीएसटीआर 1 में 1 लाख की टर्नओवर डाली थी, लेकिन हमने गलती से जो है जीएसटीआर 3B के अंदर जो है 80,000 ही दिखा दी, तो गवर्नमेंट को 20,000 रुपए का लॉस हो गया। तो हमें क्या करना है, उसको जो है जो शॉर्ट पे हुआ है वो हमें पे करना है, पे द टैक्स ऑफ एनी शॉर्टफॉल। जो हमें 20,000 का शॉर्टफॉल हमने गवर्नमेंट को जो है कम पे किया है, उसको हम पे कर देंगे DRC 03। ये फॉर्म स्पेसिफाई किया गया है ऐसे केसेस के लिए। तो जीएसटीआर DRC 03 के तहत हम अपनी 20,000 की पेमेंट कर देंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ताकि कोई भी लिटिगेशन और पेनल्टी रेज ना हो। अदरवाइज क्या होगा, बाद में जो है जब असेसमेंट होगी उस टाइम पे फिर जो है पेनल्टीज वगैरह भी रेज हो सकती हैं। इसलिए बेटर है कि पहले ही रिकंसाइल करके विद इंटरेस्ट उसको पे कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ई वे बिल के रिगार्डिंग। ई वे बिल की भी रिक्वायरमेंट रहती है। इंटर स्टेट में 50,000 की लिमिट रखी गई है। अगर मैं दिल्ली से हरियाणा सप्लाई करता हूं तो हमें ई वे बिल बनाना पड़ेगा अगर उसकी वैल्यू जो है 50,000 से ऊपर है। कुछ एग्जम्पशंस भी दी गई हैं, लेकिन मोस्टली मेजरली केसेस में जो है ई वे बिल बनाना पड़ता है। तो ई वे बिल को भी हम रिकंसाइल करेंगे अपने टैक्स इनवॉइसेस के साथ कि कोई ऐसा केस तो नहीं है जहां पे हमारा ई इनवॉइसिंग का कंप्लायंस जो है रह गया है, और हम अगर कोई ऐसा केस है तो हम प्रायर इंटीमेशन टू द डिपार्टमेंट इन केसेस ऑफ एनी डेफिशिएंसी। कोई ऐसी डेफिशिएंसी रह गई जहां पे हमने ई इनवॉइस बनाना रह गया तो हम उसको भी प्रायर इंटीमेट कर देंगे। ये हमारी ओवरऑल रिकंसिलेशन बन रही है, जहां पे हम आईटीसी को भी रिकंसाइल कर रहे हैं, टर्नओवर को भी रिकंसाइल कर रहे हैं, और अदरवाइज जो भी कंप्लायंस है उसको भी रिकंसाइल कर रहे हैं। इसलिए ई वे बिल को भी देख लेंगे। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट एडवांसेस का। एडवांसेस ऑफ गुड्स के केस में जो है हमें जीएसटी पे करना होता है, राइट। हमने किसी अपने कस्टमर से एडवांस ले लिया, लेकिन अभी हमने उसको गुड सप्लाई नहीं करे। सपोज जनवरी में उसने हमें एडवांस दे दिया 1 लाख रुपए, लेकिन हमने अभी उसको गुड्स नहीं दिए, हमारे गुड्स अंडर प्रोसेसिंग है और हम उसको मार्च में जो है देंगे, राइट। तो हमें उसका जीएसटी कब पे करना होगा, हमें उसका जीएसटी जो है जनवरी में ही पे करना होगा एज पर जीएसटी प्रोविजन, राइट। इसमें गुड्स को रिलैक्सेशन दी गई है, लेकिन सर्विसेज के केस में अभी भी हमें जो है पे करना होता है एडवांसेस के ऊपर। तो हम वो भी देख लेंगे कि हमने इस तरीके के कोई एडवांस रिसीव किया है तो उसके ऊपर हमने जीएसटी प्रॉपरली पे कर दिया था कि नहीं कर दिया था। और जब हम मार्च में वो वाले गुड सप्लाई करेंगे उस टाइम पे हम एडजस्टमेंट करेंगे, उस टाइम पे हमारी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको जनवरी में पे कर चुके हैं, राइट। तो वहां पे हम उसकी भी रिकंसिलेशन बना लेंगे कि कोई ऐसे केसेस तो नहीं थे कि हमें एडवांस आया था और एडवांस को हमने प्रॉपरली अपनी जीएसटीआर 1 3
रिव्यू के अंदर दिखा दिया है कि नहीं दिखा दिया। ये जो है एडवांसेस वाला केस हमारा सर्विसेज के लिए ही रहेगा, क्योंकि गुड्स में जो है अभी वहां पे रिलैक्सेशन दी गई है, गुड्स के केसेस में एडवांसेस के ऊपर जीएसटी नहीं है, सर्विसेज के लिए, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज डाला गया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जीएसटी का एक कॉन्सेप्ट है गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। वहां पे लिमिट रखी गई है कि अगर मैं किसी को ट्रायल बेसिस पे गुड्स दे रहा हूं, अभी सप्लाई नहीं है लेकिन जस्ट फॉर ट्रायल बेसिस दे रहा हूं, तो वहां पे हमें 6 महीने का टाइम मिलता है कि 6 महीने के लिए हम उसको दे सकते हैं। 6 महीने का के अंदर अगर उसको पसंद आया तो हम उसको सप्लाई मान लेंगे, से उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। अदरवाइज उसको 6 महीने के अंदर हमें वापस देना है और उस केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। 6 महीने का यहाँ पे टाइम है। तो ऐसे अगर हमने कोई सप्लाई करी है, मैंने मान लो आपको गुड्स दिए हैं और फॉर द ट्रायल बेसिस, और आपको 6 महीने का टाइम मिलता है, उसको देख लीजिए, आपको समझ आती है तो हम उसको मैं उसको सेल बुक कर लूंगा, आप पेमेंट कर देंगे। अदरवाइज नहीं समझ आती है, आप मुझे रिटर्न कर देंगे, मेरे लिए वो सेल नहीं मानी जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे केसेस में अगर हमारी कोई गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल है, मैंने आपको गुड्स भेजी है, आप उसको अप्रूव कर दीजिए 6 महीने के अंदर या फिर वापस कर दीजिए। तो ऐसा कोई केस किया हुआ है तो वहां पे भी हमें रिकंसिलेशन बनानी पड़ेगी कि 6 महीने के अंदर वो वापस आ गया कि नहीं आ गया। अगर वो 6 महीने के अंदर मुझे रिटर्न नहीं आया तो उसे मान लिया जाएगा कि वो सेल हो गई, फिर उसमें जीएसटी लेवी हो जाता है, राइट। तो वो भी हमारी रिकंसिलेशन का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। डेबिट नोट किस लिए होता है? डेबिट नोट मैंने कोई सप्लाई करी, लेकिन मैंने गलती से मान लो 120 रुपए चार्ज करने थे, गलती से मैंने 100 रुपए चार्ज कर दिए। मैंने आपको कहा सर वो गलती से 100 हो गए, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है, आप 20 रुपीज जो रिमेनिंग रह गए आप मुझे इनवॉइस भेज दीजिए। तो मैं उस केस में क्या रेज करूंगा? डेबिट नोट जो है 20 रुपए का रेज करूंगा। ऐसे ही वाइसी वर्सा केस, मान लेते हैं मैंने 100 रुपए चार्ज करने थे, गलती से 120 रुपए कर दिए, तो उसके बाद मैं 20 रुपए जो मुझे रिडक्शन करनी है वो मैं क्रेडिट नोट उसके लिए यूज जो है रेज कर दूंगा। तो ऐसे केसेस अगर करें हैं, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का भी इम्पैक्ट है, तो वो भी हम सितंबर 2022 तक उसको ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी रिकंसिलेशन बना लेंगे कि हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी जो है प्रॉपरली ले लिए हैं कि नहीं ले लिए, राइट। फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कब तक इम्पैक्ट लेना है? सितंबर 2022 तक, राइट। और उसका भी रिकंसिलेशन हम अभी ही बना लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टीडीएस क्रेडिट का। ये सारे जो हम जितने भी पॉइंट्स कवर कर रहे हैं सारे ही जीएसटी में है। जीएसटी में भी टीडीएस और टीसीएस का कॉन्सेप्ट है, राइट। टीडीएस भी लगता है, टीडीएस ऑन जीएसटी और टीसीएस ऑन जीएसटी। तो टीडीएस क्रेडिट अगर हमें कोई मिला है तो उस केस में हम उस टीडीएस क्रेडिट को जो है अपने ई कैश लेजर में जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। हमें रिटर्न फाइल करनी होती है, उससे वो टीडीएस क्रेडिट जो कि हमें जो है टीडीएस काटा होता है उस केसेस में गवर्नमेंट ने, तो वहां पे हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं अपना ई कैश लेजर में, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं कोई भी पेमेंट के लिए, राइट। तो वो मंथली बेसिस पे हमें यूटिलाइज करना होता है। जोन जोन से भी टीडीएस क्रेडिट हमारे पास पड़े होंगे उसको हम मंथली जो है ट्रांसफर करके अपने ई कैश लेजर के अंदर उसको हम पूरे साल का रिकंसाइल कर लेंगे एक बार कि हमारा जितना भी टीडीएस क्रेडिट है, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट भी आ जाती है, हमें जो है पार्टी ने स्टेटमेंट भेजी होगी कि हमने इतना टीडीएस जो है यहाँ पे जो है आपका डिडक्ट किया है, तो हम उसको रिकंसाइल कर लेंगे, अपने जीएसटी पोर्टल पे भी देख लेंगे कि उतना ही अमाउंट आ रहा है और वो हम अपने ई कैश लेजर के अंदर उसको ट्रांसफर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा 15 पॉइंट कहता है न्यू बिलिंग सीरीज के रिगार्डिंग। ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है एसएससी को आई और इसके रिगार्डिंग काफी मेल्स भी आई हमारे पास कि क्या हमें अब 1 अप्रैल 2022 से अपनी नई सीरीज इशू करनी है जीएसटी इनवॉइसिंग की। तो वहां पे जीएसटी इनवॉइसिंग के जो रूल्स हैं उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जीएसटी इनवॉइसिंग जो भी रेज हो रही है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए और वो जो है यूनिक सीरीज होनी चाहिए और नॉट एक्सीडिंग 16 डिजिट होनी चाहिए। वहां पे ये चीज स्पेसिफाई करी गई है। इसलिए क्या है कि अगर आप इस तरीके की इनवॉइसिंग रख सकते हैं, जस्ट लाइक 101/2021-22 आपने शुरू करी, ठीक है, और आपकी उस फाइनेंशियल ईयर में 300 इनवॉइस सपोज कटे 2021-22, अब आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, तो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जो है आपको 01/2022-23 इस तरीके से आप सीरीज यूज कर सकते हैं, राइट। ये बहुत ही कन्वीनियंट रहता है, इससे क्या होगा डुप्लीकेसी के चांस नहीं रह जाएंगे और आपको सीधा आपको पता लग जाएगा कि हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर में 300 इनवॉइस कटे थे, इस फाइनेंशियल ईयर में 1 से लेकर हम दोबारा सीरीज शुरू कर रहे हैं, राइट। वो प्रोविजन जो कहता है वो सीधा कहता है कि सीरीज में होने चाहिए, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, राइट।
तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। सपोज आपकी इनवॉइस आप इस तरीके से चल रहे थे कि 01 और आपका 300 में खत्म हो गया, तो आप 301 भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, लेकिन रिकमेंडेबल ये वाला रहेगा क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा यूजफुल रहता है, आपको इजिली जो है ट्रैक हो पाता है। इसमें कंफ्यूजन ये रहती है 301 से जब आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 में शुरू करेंगे तो आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि आपके जो पिछले 300 इनवॉइस है वो लास्ट ईयर से रेफर करते हैं। लेकिन आपको नीचे वाले केस में जो है वहां पे कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, वहां पे क्लियर कट जो है स्पेसिफाई हो रहा है कि 01 से लेकर 01/2021-22 मोहित जी, अभी आपकी आवाज में थोड़ी आवाज आवाज नहीं आ रही है आपकी अभी। अभी भी कट रही है सर? अब आ रही है, अब आ रही है। ओ सॉरी। तो हमें मेनली ध्यान में ये रखना है कि जो सीरीज है वो डिस्टरप्टेड ना हो, वो कॉन्टिन्यूस फ्लो में चलती रहे और 16 डिजिट से ऊपर की ना हो। इन बातों का हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 16, वो हमें नया जो चेंज आया है इनवॉइसिंग के अंदर उसका ध्यान में रखना है। इनवॉइसिंग के अंदर चेंज ये है कि अब उसकी लिमिट रिड्यूस कर दी है, 50 करोड़ से 20 करोड़ की रिड्यूस कर दी गई है। और ये जो 20 करोड़ है ये हमें पिछले 5 सालों तक की लिमिट देखनी है। आज से मतलब हमारे पिछले 5 साल, मतलब जब से जीएसटी आया था 2017-18 ऑनवर्ड्स, हमारे जो 5 साल बनते हैं 2021-22, इन 5 साल में कभी भी अगर हमारी टर्नओवर 20 करोड़ को क्रॉस करी है तो 1 अप्रैल 2022 से हमारे लिए मैंडेटरी है अपने इनवॉइस के बाद ई इनवॉइस जनरेट करना। और ई इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग हम पहले भी जो है इसको कवर अप कर चुके हैं, राइट। ई इनवॉइसिंग के लिए सर के साथ हमने डिटेल में डिस्कशन करी थी, राइट। उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लिमिट के बारे में यहाँ पे स्पेसिफाई करा है कि हमारी इन 5 साल के अंदर कभी भी जो है 20 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर दिए ईयर, जब से जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 से लेकर टिल डेट हमारी कभी भी टर्नओवर 20 लाख तक रहेगी तो हमें 1 अप्रैल 2022 से ई इनवॉइसिंग का कंप्लाई करना है। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें टर्नओवर का भी ध्यान में रखना है कि हमें जो है अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, 2 स्कीम होती थी, रेगुलर और कंपोजिशन, है ना। ऊपर मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं हल्का सा, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 के आगे हमने हाईलाइट किया था यहाँ पे रेगुलर और कंपोजिशन। लेकिन रेगुलर के अंदर भी हमें 2 वे दिए गए हैं, आइदर हम क्यूआरएमपी ऑप्ट कर सकते हैं, आइदर हम नॉर्मल नॉन क्यूआरएमपी भी चल सकते हैं। उसके लिए लिमिट क्या है? 5 करोड़ लिमिट है। जो 5 करोड़ से नीचे के एसएससी हैं वो क्यूआरएमपी जो है ऑप्ट कर सकते हैं। क्यूआरएमपी क्या है? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। उसमें हमें जो हमारी 2 रिटर्न जाती है जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी, उसको हम क्वार्टरली भरेंगे। 3 महीने की जीएसटीआर 3 भी जाएगी, 3 महीने की जीएसटीआर 1 जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें टैक्स जो है मंथली पे करना होगा और आईएफएफ पे जो है डाटा डालना होगा अगर हमने क्यूआरएमपी ऑप्ट किया है। तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है? हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर हमें फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए हमें क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करनी है, सपोज मान लेते हैं हमारी टर्नओवर 2 करोड़ ही थी और हम मंथली रिटर्न फाइल कर रहे थे, लेकिन अब हमें लगा कि यार मंथली की जगह हम क्यूआरएमपी ऑप्ट तो कर ही सकते हैं, 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर है, हम क्यूआरएमपी ऑप्ट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें 30 अप्रैल से पहले पहले जो है अपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है। ये ऑप्शन हमें दिया गया है, तो हमें 30 अप्रैल 2022 से पहले पहले जो है क्यूआरएमपी को ऑप्ट करना होगा, ताकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 2022-23 है, उसके लिए हम क्यूआरएमपी के अंदर आ जाएं, राइट। मोहित जी ये एक सारे बात हमारे बताइए, पॉइंट्स। मोहित जी इसमें एक बात बताइए, लेट्स से किसी ने पिछले साल में क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट किया हुआ है, तो क्या इस साल फिर से उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा या वो ऑलरेडी चलेगा, डिफॉल्ट रहेगा? नहीं, अगर ऑप्शन स्विच करना है तो उस केस में सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ऑप्शन अगर स्विच करना ऑलरेडी है। कंटिन्यूएशन में चलना है तो फिर वो क्यूआरएमपी में ही कंटिन्यू होंगे। अगर अगर वो स्विच करना चाहते हैं, पहले वो नॉर्मल में थे, नॉर्मल के अंदर नॉन क्यूआरपी में थे और अब वो क्यूआरएमपी में जाना चाहते हैं, तो वहां पे उनको ऑप्शन में एक्सरसाइज करना पड़ेगा और स्विच करना पड़ेगा, ताकि पोर्टल जो है अकॉर्डिंगली एक्ट करे। अदरवाइज वो सेम ही उसी तरीके से एक्ट करेगा। तो ये 17 पॉइंट्स थे जो कि हमें जो है टाइमली कंप्लाई कर लेने चाहिए, ताकि हमारी रिकंसिलेशन जो है प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाए। हमें हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इसकी अपनी जो है हमारी जीएसटीआर 9 और 9C जाएगी।
तो थैंक इसी के यू, साथ थैंक यू ओवर सो टू यू। मच मोहित जी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी एक जानकारी दी हमें, यूजफुल जानकारी है हमारे जीएसटी के पूरे रिकंसिलिएशन, कंप्लायंसेस, ईयर एंड कंप्लायंसेस, और इवन अगले साल की शुरुआत कैसे करें जिसमें हम डिफॉल्ट से बचें, कोई डिले हो या टाइमली रिकंसाइल करके, सो दैट हम अपने कंप्लायंसेस को कंप्लीट कर पाए टाइमली। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, थैंक यू सर। आपने इतनी बढ़िया यूजफुल नॉलेज दी है। थैंक यू सो मच।